या जो है एनोड रेज की या पॉजिटिव रेज। बेटा ये एनोड रेज भी है, लिखा नहीं था इधर, क्योंकि एनोड से निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। एक्चुअली होता यह कि जब गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं लो प्रेशर पे, देखो गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मगर प्रेशर लो रखेंगे। याद कर लो ये, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गैस में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो हाई प्रेशर पे होता है लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उनको आयनाइज करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाता है, इसलिए प्रेशर को लो रखा जाता है। तो जब गैस को हम आयनाइज करते हैं तो आयन बनते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं कैथोड रेज। बेटा जो इलेक्ट्रॉन बना है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, और जो पॉजिटिव आयन बना है उनको हम कहते हैं एनोड रेज या पॉजिटिव रेज। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है बेटा, गैस वाले फॉर्म में है तो गैसेस आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है कैथोड रेज। ये जो कैथोड रेज जिनकी हम बात करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या है, बेटा एनोड रेज हैं या पॉजिटिव रेज हैं। तो जितनी भी बेटा गैसेस है जब उनको हम आयोनाइज करते हैं, सबको कहते हैं नियॉन है, इसको हम आयोनाइज करेंगे तो आयन बनेगा। हीलियम है, उसको आयोनाइज करेंगे तो हीलियम आयन बन जाएंगे। हाइड्रोजन है, आयोनाइज करेंगे हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। अब देखो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सब एक जैसे होंगे, चाहे वो हीलियम से निकले, चाहे हाइड्रोजन से निकले, चाहे ऑक्सीजन से निकले, किसी भी गैस से निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब एक जैसा होगा प्रॉपर्टीज में, उनकी चार्ज भी एक जैसी होगी, मास भी एक जैसा होगा। इसलिए जो कैथोड रेज है बेटा, जो कैथोड रेज उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगी ही नहीं, गैस से इंडिपेंडेंट होगा। उनका चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, सब गैसेस का बराबर होगा, क्योंकि सब गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चार्ज भी एक जैसी है, मास भी एक जैसी। मगर एनोड रेज में ऐसा नहीं होता, एनोड रेज में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी बेटा। एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा। वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि बेटा देखो हर जो पॉजिटिव आयन है उसका मास अलग अलग है। अब नियॉन जो आयन का मास होगा वो अलग होगा, जो हीलियम आयन होगा उसका मास अलग होगा, जो लिथियम आयन होगा उसका मास अलग होगा, बेरिलियम आयन का मास अलग होगा। इसलिए चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा एनोड रेज का। एनोड जो रेज हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। अब देखो किस तरह होता है, कल भी आपको मैंने कुछ बताया था इसके बारे में कि डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए बेटा, क्रोक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए, जिनको हम आजकल कैथोड रेज कहते हैं। और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, ये सिलेबस में भले हो ना हो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसमें से, क्योंकि हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी है कि कंपैरिजन में कोई चीज आ जाए तो फिर आप मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत कम है, 60 क्वेश्चन इनमें से बनेगी भी नहीं, इसलिए जो मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा बेटा इनको आप याद करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसके बगैर तो आपका वो आगे जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप भी नहीं होंगे। तो क्रोक्स ट्यूब के जरिए इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन दरियाफ्त हुए। एक्सरेज जो आप लोगों ने पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सरेज है, जो एनर्जी की वेव्स होती हैं, और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हिट करेंगे जाकर ए नोड को टकराते हैं, तो उसमें से एक्सरेज बनते हैं। और एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो ए नोड के मास पे डिपेंड करती है। जैसे ए नोड का मास बढ़ता जाएगा, ए नोड के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाती है, तो एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्सरेज के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। तो एक्सरेज भी क्रोक्स ट्यूब के जरिए दरियाफ्त हुआ। और जो मैटर की चौथी स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, तो प्लाज्मा भी यही चीज होती है बेटा, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनआयनाइज्ड गैस भी होती है उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा इन सबका मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है,
ठीक है, तो वैसे तो बन नहीं पाएगी मुझसे जो बुक में बनी हुई है, कोई मसला नहीं है बेटा। इनमें एक दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, दो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, दूसरों को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जिसको बैटरी के, ये देखो बेटा ये है, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूं, तो ये एनोड हो जाएगा। और दूसरे को हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्म, इसको हम कहते हैं कैथोड। मगर गोल्डस्टीन जिसने प्रोटॉन को दरियाफ्त किया था, देखो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था, मगर प्रोटॉन को जो दरियाफ्त करने वाला नाम मतलब साइंटिस्ट था वो गोल्डस्टीन। ये दोनों नाम लिखे हुए हैं कि दरियाफ्त किसने किया था और नाम किसने रखा था। तो उसने कैथोड के अंदर होल्स बना दिए थे, परफोरेटेड कैथोड यूज किया था। परफोरेटेड का मतलब है होल्स, उसने कैनल्स बना दिए थे, होल्स बना दिए थे, इसके अंदर स्मॉल होल्स बना दिए थे। ठीक है, और इसके अंदर इसने गैस फिल कर दी थी। ठीक है बेटा, इसके अंदर गैस फिल की थी, वैक्यूम पंप भी रखा था इसके अंदर। ठीक है, गैस के प्रेशर को कम करने के लिए इसके अंदर गैस फिल की। अच्छा, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कैथोड रेज होते हैं। शुरुआत यही था कि कैथोड रेज हैं जो कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं। वो जो कैथोड रेज है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। वो जो कैथोड रेज है वो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हिट करते हैं गैस को। इसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं और गैस को आयोनाइज कर देते हैं। बेटा गैस को क्या करते हैं, वो आयोनाइज कर देते हैं, मतलब गैस आयोनाइज हो जाएगी। देखो ये गैस आयोनाइज होगी, और जब गैस आयोनाइज होगी तो उसमें आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन तो वही कैथोड रेज ही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और गैस को आयोनाइज करेंगे। फिर बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गैस को और आयोनाइज करेंगे। ठीक है, तो वो जो कैथोड रेज हैं वो गैस को हिट करते हैं, गैस को आयोनाइज कर देते हैं, आयन बनते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनते हैं। और वो जो पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन्स होंगे, वो मूव करते हैं। बेटा ये पॉजिटिव आयन्स है ना, ये मूव करेंगे इधर, किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, जाएंगे कैथोड की तरफ, जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि जो एनोड रेज है बेटा वो कैथोड की तरफ जाते हैं, अपोज साइड पे जाते हैं। और उनको यहां पे ऑब्जर्व किया गया, यहां पे ऑब्जर्व किया गया, कैथोड की बैक साइड पर ऑब्जर्व किया गया। उन होल्स में से वो पास हो गए, ये जो रेज थे उन होल्स में से पास हो गए, और उनको ऑब्जर्व किया गया कैथोड की बैक साइड पर, और इनका नाम रखा गया एनोड रेज या पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल में से पास हो रहे थे, उन होल्स में से पास हो रहे थे, इनके लिए इनका नाम रखा गया कैनाल रेज। और फिर उनकी कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज मालूम की गई। बेटा ये जो कैनाल रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज मालूम की गई। तो भाई इनके पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये जो रेज है स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो गैस पे डिपेंड करता है। तो देखो चार्ज टू मास रेशियो, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन गैस। गैस भी डिपेंड करेगा, जबकि कैथोड का बेटा नहीं डिपेंड करता। ये नोट कर दो, कैथोड का चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है गैस। मगर एनोड जो रेज हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज
smaller than cathode rays. इनका चार्ज मास रेशियो बेटा जो एनोड रेज का कम होगा। क्यों एनोड रेज का चार्ज मास रेशियो कम क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो पॉजिटिव आयन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं उनका मास ज्यादा है। प्रोटॉन का जो मास है ना वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ई अपॉन एम है ना, चार्ज टू मास रेशियो ना, तो एम का मतलब है मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है, जबकि प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो कम आएगा। ई अपॉन एम है, एम की वैल्यू बढ़ेगी और एम की वैल्यू ज्यादा है, मास की वैल्यू ज्यादा है किसकी? एनोड रेज की, प्रोटॉन्स की। ठीक है, और ये आयन होंगे बेटा, आयन होते हैं, पूरा आयन मूव करता है। तो जाहिर आयन में किसी में आयन में एक प्रोटॉन होता है, किसी में दो प्रोटॉन होते हैं, किसी में तीन प्रोटॉन होते हैं, एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। हल्के में हल्का आयन हाइड्रोजन का है, तो सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा बेटा। सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो एनोड रेज का हाइड्रोजन का ज्यादा है। फिर जैसे मास बढ़ता जाएगा चार्ज टू मास रेशियो कम होता जाएगा। अब लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज लीस्ट। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज लीस्ट का मतलब कम किसका होगा? शायद उसके अंदर हाइड्रोजन थी और हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, शायद यही थी मुझे लगता है ऑप्शन में। मगर इसका जवाब बेरिलियम था। तो बेरिलियम था तो इसका मतलब है यही तीन चार होंगे, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम, चार ऑप्शन हो गए। तो इनमें हैवी कौन है? बेरिलियम है बेटा। इनमें जो हैवी है, जिसका न्यूक्लियस हैवी होगा वो तो बेरिलियम है। तो चार्ज टू मास रेशियो बेरिलियम का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जैसे आयन का मास बढ़ता जाएगा चार्ज टू मास रेशियो कम होता जाता है। जैसे बेटा आयन का मास बढ़ता जाएगा चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। एनोड रेज का, कैथोड रेज का नहीं, कैथोड रेज का सबका बराबर होगा। तो जो ई अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज स्मॉलर देन कैथोड रेज। ठीक है, तीसरी पॉइंट, ई अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज इज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होगा बेटा उसका एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम इनका निकालते जाएंगे बेटा, ये ई अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन आयन का होगा, देन हीलियम आयन, देन लिथियम आयन, देन बेरिलियम आयन। बेटा ये है चार्ज टू मास रेशियो। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन का होगा, उसके बाद हीलियम का होगा, उसके बाद लिथियम का, बेरिलियम का लोएस्ट होगा। और ये क्वेश्चन था इसके अंदर कि लोएस्ट या स्मॉलेस्ट एनोड रेज का किसका होगा? वो होगा बेरिलियम। अब आते हैं इनकी बेटा प्रॉपर्टीज में, इधर से आपको पढ़ा लेता हूं। जो बुक में प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको पढ़ा लेता हूं, और सिंध के सिलेबस में इनकी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई है। ठीक है, और पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर बेटा 24 पे, क्योंकि ये तो सिलेबस के अंदर टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। कहता है 1886 के अंदर गोल्ड स्टीन ने, बेटा देखो 1886 के अंदर गोल्ड स्टीन ने, जो जर्मन का फिजिस्ट था, उसने प्रोटॉन को दरियाफ्त किया था। किसके अंदर? किसके अंदर बेटा? क्रॉक्स ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसकी दरियाफ्त हुई है। देखो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की भी दरियाफ्त हुई है, प्रोटॉन की भी दरियाफ्त हुई है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों डिस्चार्ज ट्यूब में दरियाफ्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनको कहां पे दरियाफ्त किया गया था, तो डिस्चार्ज ट्यूब इनकी दरियाफ्त हुई है या क्रॉक्स ट्यूब के अंदर। ठीक है, और जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं गैस में से लो प्रेशर पे, तो इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स लूज इलेक्ट्रॉन। जाहिर डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा? जो गैस भरी होगी बेटा, जो गैस हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी नियॉन, कोई भी गैस भर दे, वो आयोनाइज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और बाकी बचते हैं पॉजिटिव आयंस। वो जो पॉजिटिव आयन बचते हैं
उन पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं उनको, ठीक है, पॉजिटिव रेज बोलते हैं उनको। तो अब देखो ये नियॉन है जो आयनाइज हो गई है बेटा, नियॉन गैस है जो आयनाइज हो गई, बुक आपके पास होगा। कहता है ये ऑब्जर्व किया जाता है पॉजिटिव आयंस मूव, ये जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करेंगे, ये बेटा जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जिनको हम एनोड रेज बोलते हैं बेटा, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जिनको क्या बोल रहे हैं हम, एनोड रेज, ये मूव करेंगे, किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड में जो होल्स है उनमें से पास हो जाएंगे ये। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कहते हैं जो ट्यूब लेते हैं हम, जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है या क्रोक्स ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग होगी, 1 मीटर लॉन्ग, और जिसके अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज करेंगे बेटा, जो डिस्चार्ज ट्यूब होगी, क्रोक्स ट्यूब होगी, 1 मीटर लॉन्ग होगी, और जिसके अंदर क्या होता है, हम परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं, होल्स वाला कैथोड, कैथोड होगा जिसके अंदर होल्स होंगे, कैनाल्स होंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ये बेटा हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, गैस आयनाइज हो जाएगी, गैस क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिव आयन बनेंगे, अच्छा दूसरे बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब गैस जब आयनाइज होती है तो एक तो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, दूसरे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और वैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो गैस न्यूट्रल होगी, गैस क्या होगी, न्यूट्रल होगी। मगर जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपको पता ही है कि जो आयन बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन। अच्छा वो जो पॉजिटिव मतलब जो है, जैसे ही देखो इसके अंदर कहा गया कि कैथोड रेज जो है, क्योंकि जब डिस्चार्ज ट्यूब में या क्रोक्स ट्यूब में गैस में हम करंट देते हैं गैस को, तो बेटा हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज बनते हैं, ये नहीं दोनों रेज साथ बनेंगे बेटा, इस ट्यूब के अंदर दोनों रेज होंगे, कैथोड रेज भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम एक ही रेज होंगे दूसरे नहीं होंगे, दोनों रेज मौजूद होंगे इसके अंदर। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक को शो किया है, दूसरे को शो नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रेज नहीं होंगे बेटा। जब गैस आयनाइज होगी तो दोनों रेज बनते हैं, कैथोड रेज भी बनेंगे, दूसरे क्या बनेंगे, एनोड रेज। जो कैथोड रेज होंगे वो कैथोड से निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, जो एनोड रेज होते हैं वो एनोड से निकलते हैं, कितने जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। अच्छा वो जो कैथोड रेज हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो गैस को क्या करते हैं, आयनाइज कर देते हैं, और गैस के आयनाइजेशन से क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं, और जिन पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं। इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो कैथोड रेज हैं वो क्या करते हैं, गैस को आयनाइज कर देते हैं, जो इसके अंदर गैस भरी है उसको क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, आयन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आयन। आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, ठीक है। अब उनमें जो कैथोड रेज होंगे वो कैथोड से निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, जो एनोड रेज होंगे एनोड से निकलेंगे, किधर जाएंगे, कैथोड, ठीक है। और वो रेज जो थे वो उन होल्स में से पास हो रहे थे, इसलिए नाम इनका रखा गया एनोड रेज या कैनाल रेज। अब प्रॉपर्टीज क्या है इनकी बेटा, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये जो रेज होंगे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, जो भी बेटा चार्ज पार्टिकल होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं डिफ्लेक्ट होगा, एक्सरेज नहीं डिफ्लेक्ट होंगी, गामा रेज नहीं डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा तो कहता है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, तो जाहिर है नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे ये, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड, बेटा जिंक सल्फाइड के ऊपर जब ये गिरेंगे तो ब्राइट फ्लैशेस पैदा कर देते हैं, मतलब रोशन कर देते हैं उसको, मतलब ये जिंक सल्फाइड के साथ टकराएंगे तो उसको क्या कर देते हैं, ये रोशन कर देते हैं जिंक सल्फाइड को। चार्ज टू मास रेशियो सिमिलर, चार्ज टू मास रेशियो उनका सिमिलर है किसी इलेक्ट्रॉन से, वही मैंने आपको बता दिया कि चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो सिमिलर होता है, कम होता है किससे, कैथोड रे से, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है उनका बेटा मास ज्यादा है। अब उसके बाद है चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, किस पे डिपेंड करता है, गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सी आपने यूज की है, और चार्ज टू मास रेशियो हर गैस का अलग अलग होगा,
और सबसे ज्यादा किसका होगा, चार्ज टू मास रेशियो, जो हल्की गैस होगी, जिसका मास कम होगा। और हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। अगर आपको 4 गैसेस दी जाती हैं और आपसे चार्ज टू मास रेशियो एनोडेज का पूछा जाता है, तो बेटा हाईएस्ट उसी गैस का होगा जो हल्की होगी, और लोएस्ट उसी गैस का होगा जो भारी होगी। ठीक है, जो आयन हैवी होगा। ठीक है, उसके बाद है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। जो पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन गैस से बनता है वो हाइड्रोजन आयन है। बेटा हाइड्रोजन आयन है जो सबसे हल्का है, जो सबसे क्या है, हल्का है, उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद है पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द पॉजिटिव रेज इज कॉल्ड प्रोटॉन। बेटा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। बेटा हाइड्रोजन आयन को हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को वैसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता, बाकी बचता क्या है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो नाम है, नाम सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने, लिखा हुआ है कि प्रोटॉन का जो नाम है, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर प्रोटॉन को दरियाफ्त किया था रदरफोर्ड ने, कहीं शायद बुक्स में लिखा भी होगा शायद, मगर यहाँ देखो क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि प्रोटॉन को जो दरियाफ्त किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, मगर जो नाम सजेस्ट किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन जो है वो 1800, हमारी बुक में लिखा हुआ है 1836 टाइम्स हेवियर है सिंध के सिलेबस में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1837 टाइम्स हेवियर है। इसका मतलब है प्रोटॉन जो है हैवी है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सबके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, और वो प्रोटॉन एलिमेंट की समझे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन का नंबर जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, बेटा प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट। अब देखो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज है, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होता है। मगर प्रोटॉन की तादाद चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। बेटा प्रोटॉन की तादाद चेंज होने से अगर प्रोटॉन निकल जाए किसी एलिमेंट में, एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, जैसे होता है रेडियो एक्टिविटी में। बेटा रेडियो एक्टिविटी में जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। अगर प्रोटॉन चेंज ना होता तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका प्रोटॉन नंबर है, यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो एलिमेंट को एक मुनफरिद यूनिक मतलब एक प्रॉपर्टी देती है वो है उसका एटॉमिक नंबर, ना उसका एटॉमिक मास। देखो अगर एटॉमिक मास होता तो एक एलिमेंट के एटॉमिक मास 2-3 लगे हुए हैं आइसोटोप्स के, कार्बन 12 13 14, मगर एलिमेंट के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसका एटॉमिक नंबर है। अब आते हैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ कंसेप्ट हो न्यूट्रॉन के बारे में भी। अच्छा तो बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, तो देखो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था 1932 के अंदर। और न्यूट्रॉन का समझे कि आइडिया कि भाई एटम के अंदर एक कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है, ये रदरफोर्ड ने दिया था जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। अब देखो ये सारी डिस्कवरीज हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होगी तब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो बेटा न्यूक्लियस को जो दरियाफ्त किया था वो रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया, इसलिए बच्चे समझते हैं शायद कि भाई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को दरियाफ्त किया था। बेटा प्रोटॉन को दरियाफ्त तो गोल्डस्टीन ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए, नाम उसने इसका नाम रखा था किसने, इस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम जो प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की दरियाफ्त की थी, न्यूक्लियस की जब उसने जो है अल्फा रेस उनकी बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फाइल के ऊपर, और उसने देखा कि कुछ ज्यादातर जो अल्फा रेस है वो पास हो गए, ज्यादातर अल्फा रेस क्या हो गए, पास हो गए। किस में से, गोल्ड फाइल में से, मगर कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, वापस आ गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई ठोस पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मौजूद है। उसने कहा था कि एटम के अंदर कोई ठोस पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिससे जब अल्फा पार्टिकल टकराता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल आप पढ़ा हुआ है कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है। बेटा इनकी भी याद कर लो, ये बेसिक चीजें हैं, ये आ सकती है। वो बोलेंगे ये तो हमने बेस दिया था, इन बच्चों को अगर ये इतना बेस ही नहीं आ रहा है, तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं, और वो बेसिक चीजों का बहाना करके आ सकते दे सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और बोला भी था उन्होंने कि भाई इनका कोई सिलेबस वगैरह नहीं है, सिलेबस तो दिया है ठीक है, हो सकता है 70-80% सिलेबस में आ जाए,
10-20% दूसरा भी आ जाए, मतलब बेसिक चीजें आएंगी, मगर ये होगा कि बच्चों के जहन में नहीं होगा वो बातें, इस तरह की बेसिक चीजें। तो कम से कम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी पढ़ते जाओ आप साथ साथ, ये जो चीजें बेसिक हैं बेटा। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल के ऊपर, तो उसने देखा कि ज्यादातर उसमें से तो रेज पास हो गए, ज्यादातर जो रेज हैं वो पास हो गए हैं। किसमें से? गोल्ड फाइल में से ज्यादातर रेज पास हो गए, मगर कुछ जो रेज हैं, अल्फा जो रेज हैं, वो स्केटर्ड हुए, वापस आए हैं, ठीक है, या उन्होंने रास्ता बदल दिया है, या डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए हैं, सीधा सीधा पास नहीं हुए, बेंड खा गए, आगे मुड़, मतलब पास तो हुए मगर बेंड खाकर पास हुए। तो उसने कहा कि इसके अंदर कोई ठोस पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो अल्फा रेज को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, मोड़ देती है, और जो अल्फा रेज उन ठोस पॉजिटिव चार्ज से नहीं टकराते हैं वो पास हो जाते हैं। मगर वो जो ठोस पॉजिटिव चार्ज जिसे अल्फा रेज टकरा रहे हैं वो साइज में बहुत छोटी है, साइज में बहुत स्मॉल है, वो जो ठोस पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर मौजूद है वो साइज में बहुत छोटी है, जिसकी वजह से कम अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जाकर स्कैटर्ड हुआ, मतलब रेशियो ये था, सिंध के सिलेबस में लिखा हुआ है कि 8000 में एक अल्फा पार्टिकल, अगर नहीं है तो कम ज्यादा इधर थोड़ा फर्क होगा, मगर फिर भी रेशियो तो बहुत ज्यादा है कि भाई 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हुआ है और बाकी सारे क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब है मेजॉरिटी तो पास हो गई, मेजॉरिटी जो अल्फा रेस की वो तो गोल्ड फाइल में से क्या हो गई, क्रॉस कर गई, पास हो गई, मगर कुछ अल्फा रेस जो है स्कैटर्ड हुए हैं, कुछ अल्फा जो रेज हैं वो टकरा कर वापस आए हैं, या उन्होंने रास्ता अपना बदल दिया है, वो सीधा सीधा नहीं पास हुए हैं, थोड़ा मुड़ गए हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि एटम के अंदर ठोस पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसका साइज छोटा है, अगर बड़ा साइज होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो उससे टकराते, मगर अल्फा जो पार्टिकल्स का टकराने वाला रेशियो है, स्कैटर्ड होना रेशियो वो बहुत ही स्मॉलर है, ठीक है। तो इससे न्यूक्लियस का साइज का पता चल जाता है कि भाई न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, मतलब अल्फा रेज की स्केटरिंग से पता चला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कम स्केटर्ड हुए, ज्यादातर अल्फा रेज क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, ज्यादातर जो अल्फा रेज थे वो पास हो गए। एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, एटम का जो मास है वो सारे का सारा न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द, जिस तरह सन उसके गिर्द स्टार्स मूव करते हैं, इस तरह कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड की थ्योरी थी, ठीक है। और रदरफोर्ड ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी, अब मतलब अल्फा रेज के जरिए, जो अल्फा रेज है उनके जरिए न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई, मतलब ये तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी हो गई, अल्फा रेज है ना बेटा। तो न्यूट्रॉन की जो दरियाफ्त है वो भी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के तहत हुई है। देखो रेडियोएक्टिविटी का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, बेटा रेडियोएक्टिविटी एक नेचुरल होती है जो कुदरती है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स में से रेज निकलते हैं, श्वाएं निकलती हैं, उन स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। मगर एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी होती है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं अल्फा या इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैं या समझे न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी लाइट एलिमेंट के ऊपर, हल्के एलिमेंट के ऊपर, तो वो भी रेडियोएक्टिव बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, आर्टिफिशियल उसको रेडियोएक्टिव बना लेते हैं। तो अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गई, अल्फा रेज कहां से मिट होते हैं, पोलोनियम से, उनकी बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल के ऊपर, तो यहां से न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई। तो अगर सपोज करते इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, न्यूक्लियस की दरियाफ्त का क्रेडिट जो जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, अब देखो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो गए क्रॉस ट्यूब के जरिए, प्रोटॉन भी दरियाफ्त हुए, मगर एग्जैक्ट लोकेशन का तो किसी को पता नहीं था बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी एटम के अंदर, ये किसी को नॉलेज ही नहीं थी। ये भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है बेटा, ये भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का, कि भाई प्रोटॉन जो होते हैं, जो बेटा प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो मतलब इनकी अरेंजमेंट का भी पता चला ना। अगर आज क्वेश्चन भाई पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में कहां से पता चला था, किसके एक्सपेरिमेंट से ये इंडिकेट होता है, ये तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से इंडिकेट हो रहा है। रदरफोर्ड ही तो कहा था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर होते हैं, कुछ फासले पे होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने
जब कहा कि एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट, तब एक बात बताई थी, तब रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन की थी कि न्यूक्लियस का जो मास है वो अकेले प्रोटॉन का मास नहीं है। मतलब जो न्यूक्लियर मास है ना, वो अकेले प्रोटॉन का मास नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर और कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है। अकेले प्रोटॉन का मास इतना नहीं होगा जितना न्यूक्लियस का मास है। इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर और भी कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, मतलब उसने इशारा दे दिया था, प्रिडिक्शन कर दी थी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर और कोई हैवी पार्टिकल है। और उस हैवी पार्टिकल को दरियाफ्त किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। बेटा उसी हैवी पार्टिकल को, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, उसको जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया था 1932 में। तो इस तरह की बेटा छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे कि सिलेबस नहीं है, बेटा सिलेबस नहीं है, मगर बुक में तो है, 9th की बुक में भी ये चीजें हैं। इस तरह की चीजें बेसिक है ना। ठीक है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अच्छा, वो भी आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी के जरिए। ठीक है बेटा, तो लिख देता हूं मैं, थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं आपको मैं। डिस्कवरी न्यूट्रॉन। और आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी की तरह दरियाफ्त हुआ था। ठीक है, जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया था। बेटा जेम्स चैडविक ने इसको दरियाफ्त किया था 1932 के अंदर। और जेम्स चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी। अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी बेलियम एटम के ऊपर। तो बेटा बेलियम तो छोटा एलिमेंट है, लाइट पार्ट मतलब एलिमेंट है, वो रेडिएटर है ही नहीं, मगर उसको रेडिएटर उसने बना दिया था अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट करके। तो जेम्स चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की बेलियम के ऊपर। बेलियम के अलावा और भी एलिमेंट्स उसने यूज किए थे, लाजमी नहीं एक ही बेलियम है, और भी एलिमेंट है बेटा, लाइटर एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, और भी एलिमेंट्स हैं जिनके तहत न्यूट्रॉन की दरियाफ्त हुई थी। सिर्फ मतलब न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के लिए सिर्फ बेलियम को नहीं यूज किया गया था, और भी लाइटर एलिमेंट्स को बेटा यूज करके न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था। सबके अंदर न्यूट्रॉन की मतलब प्रेजेंस के शवाहिद मिले थे। ठीक है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी बात जिक्र कर रहे हैं, वो था बेलियम। और बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, बेरिलियम है 49, और उसके ऊपर अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गई। अल्फा रेज को हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। बेटा ये अल्फा रेज हैं, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। बेटा अल्फा रेज जिनको हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, और अल्फा रेज के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, डबल पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये अल्फा रेज में प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है इनको। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इनको लिखेंगे अल्फाबेटिकल इससे लिखते हैं, एच ई लिखते हैं 2 4। अब हीलियम न्यूक्लियाई होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके अंदर, हीलियम एटम नहीं होगा, हीलियम न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि हीलियम एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है, एटम नहीं कहेंगे हम। हीलियम का न्यूक्लियस है ये, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की। बेटा जो अल्फा रेज थे उनकी बम्बार्डमेंट की गई किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। तो जो अल्फा रेज थे, जो अल्फा रेज थे, वो पेनिट्रेट करके उसके न्यूक्लियस के अंदर चले गए। किसके? बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो गई। बेटा जो बेरिलियम का न्यूक्लियस था उसकी कंपोजिशन भी क्या हो गई? बदल गई, क्योंकि बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर पहले 4 प्रोटॉन मौजूद थे।
2 प्रोटॉन ये शामिल हो गए, तो प्रोटॉन नंबर 6 हो गया, तो एलिमेंट ही चेंज हो गया, एलिमेंट भी चेंज हो गया। इसका मतलब है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बन गया कार्बन। क्या बन गया? कार्बन बन गया बेटा, बना तो कार्बन, मगर ये जो कार्बन बना है, समझें कि ये रेडियोएक्टिव कार्बन बना है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो डैमेज है। कार्बन तो बन गया, कार्बन इससे तो नहीं बना है, नेचुरल तो कार्बन नहीं है ये, मगर ये रेडियोएक्टिव कार्बन बनाया आपने। ये कार्बन जो है रेडियोएक्टिव कार्बन हो गया, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। न्यूक्लियस किसने डैमेज किया? अल्फा पार्टिकल्स ने। अल्फा पार्टिकल जो बेरियम के न्यूक्लियस के अंदर गए, तो उसका न्यूक्लियस जो था वो डैमेज हो गया, उसके न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिशन उसकी चेंज हो गई, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 हो गई, एलिमेंट चेंज हो गया। ठीक है, और उसके दौरान क्या होता है कि उसमें से न्यूट्रॉन निकलता है। जाहिर न्यूक्लियस जब डैमेज हो गया तो उसमें से क्या होता है, एक पार्टिकल निकलता है, एक रेज निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है। बेटा पार्टिकल भी निकलते हैं जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं होती है, मास उनका 1 यूनिट है। और ये पार्टिकल क्यों निकला? न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस का बैरियर टूट गया, न्यूक्लियस डैमेज हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल था न्यूट्रॉन, वो उसमें से इमिट हो गया, वो उसमें से क्या हुआ? इमिट हुआ। इससे पहले इलेक्ट्रॉन दर्याप्त हो गए थे, प्रोटॉन दर्याप्त हो गए थे। ठीक है, तो पहले उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स हो ये या प्रोटॉन्स हो। जब पता चला इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है, और फिर एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, और भी छोटे एलिमेंट्स के ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए, तो सब में इस तरह ही हुआ कि जब अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट की गई लोअर एलिमेंट के ऊपर, लोअर मास वाले एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें से ऐसे रेज निकलने लगे, ऐसे श्वाएं निकलने लगी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी, जिनका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर था, वो न्यूट्रल थे, उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा था, उन रेज का जो पेनिट्रेशन पावर था वो ज्यादा था। तो फिर जेम्स चैडविक ने कहा कि ये कोई थर्ड पार्टिकल है, जो न्यूट्रल पार्टिकल है, जिनके ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, जिसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है, तो इस पार्टिकल का नाम रखा उसने न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेटा न्यूट्रॉन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के तहत दरियाफ्त हुआ। इसका ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो बेरिलियम के ऊपर है, मगर बेरिलियम के अलावा और भी एलिमेंट्स के ऊपर ये तजुर्बात किए गए थे जिनसे जिनके तहत न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए कि ये सिंध के सिलेबस में भी इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होती है, और ये प्रोटॉन से थोड़ा हेवी होता है, थोड़ा सा। अगर हम इसको कहते हैं इसका मास प्रोटॉन के कंपेरेबल है, ठीक है, वो भी सही है, मगर न्यूट्रॉन से थोड़ा थोड़ा सा हेवी होता है। अगर हम एएमयू में इसका मास लिखते हैं तो बेटा 1.009 लिखते हैं, और प्रोटॉन का मास लिखते हैं 1.008, तो मतलब थोड़ा सा स्लाइट हेवी है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा हेवी है, 1842 टाइम्स हेवी है। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन बैलेंस भी हो गई बेटा, इक्वेशन बैलेंस भी है, 4 और 2 6 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 6 हो गया, 9 और 4 13 हो गए, 12 इसका एटॉमिक नंबर, 1 न्यूट्रॉन निकला। तो बेटा ये क्वेश्चन पुराने पेपर्स में है भी सही, आया भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको जरूर थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, तो ब्रीफली आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का बेटा पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो याद कर लो, अगर सपोज कहते हैं पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से पूछा जाए, अब ये नहीं कि इनका पेनिट्रेशन पावर कोई एक्सरेज या गामा रे से ज्यादा है, एक्सरेज और गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर बेटा ज्यादा होता है, क्योंकि वो चार्ज लेस है, मास लेस है, उनका मास भी नहीं है, इसका कुछ मास होता है, इसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है, मास जो है न्यूट्रॉन का है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर है। अगर इनका मास हम एमयू में लिखेंगे बेटा, इनका मास अगर हम एएमयू में लिखेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रॉन 1.009 है एटॉमिक मास यूनिट में। प्रोटॉन का मास 18 है, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन का मास कंपेरेबल है न्यूट्रॉन के, कंपेरेबल है बेटा।
ठीक है, नहीं तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा स्लाइट हैवी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। तो हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड के बेटा एक्सपेरिमेंट की, कि रदरफोर्ड ने मतलब इशारा दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि न्यूक्लियस के अंदर कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है। अच्छा, तो न्यूक्लियस की जो दरियाफ्त थी बेटा वो रदरफोर्ड के ही मतलब खाते में जाती है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था जब उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल के ऊपर, और देखा कि ज्यादातर जो अल्फा रेज उसमें से पास हो गए, कुछ अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्ट हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं, वो किसी ठोस पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं। और वो ठोस पॉजिटिव चार्ज क्या थी? न्यूक्लियस था एटम का। और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, डायमेंशन बहुत छोटा है न्यूक्लियस का, ठीक है। उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह सन के गिर्द स्टार्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब उसने तशबीह दी थी उसके साथ। अब आते हैं वीकनेस क्या थी रदरफोर्ड थ्योरी की। बेटा रदरफोर्ड थ्योरी की कमजोरी क्या थी? ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड ने ये जब मॉडल दिया था न्यूक्लियस का, उसी वक्त में थी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स नहीं थी। क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट ही नहीं था। क्वांटम फिजिक्स वो होती है जो माइक्रो पार्टिकल्स की मोशन को डील करती है। बेटा क्वांटम फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, मुझसे ज्यादा ही पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो क्वांटम फिजिक्स जो होती है वो माइक्रो पार्टिकल्स की मोशन को डील करती है, मगर क्लासिकल जो फिजिक्स है वो लार्जर पार्टिकल्स की मोशन को डील करती है। सन और स्टार की मोशन को डील करती है। तब क्लासिकल फिजिक्स थी। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करता है, बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा, क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा ना, तो एनर्जी इमिट करेगा। और वो थ्योरी अप्लाई की गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि भाई इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो एनर्जी तो इमिट करेगा इसको, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल के तहत। और वो थ्योरी अप्लाई की गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस गिर्द, एनर्जी इमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो उसका ऑर्बिट क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। बेटा ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल, ठीक है। तो एनर्जी इमिट करता जाएगा। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस गिर्द, तो वो तो लाजिम बात है एनर्जी तो इमिट करेगा। जब एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट स्मॉलर होता जाएगा। रेडियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा। अल्टीमेटली फाइनली तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऑर्बिट स्मॉलर होता जाएगा, और आखिर में तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा। अगर एटम न्यूक्लियस के अंदर गिरता है तो उसका मतलब एटम तो अनस्टेबल हो गया, एटम तो स्टेबल ही नहीं है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाई। बेटा जो एटम की स्टेबिलिटी है, हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, इस तरह नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इस तरह न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएं और एटम अनस्टेबल हो, ऐसी तो बात ही नहीं है। मगर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा, क्योंकि वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता जाएगा, खारिज करता जाएगा, अल्टीमेटली उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा। तो रदरफोर्ड की थ्योरी के पास, मतलब रदरफोर्ड के पास इसका आंसर कोई नहीं था, इसका जवाब नहीं था, ठीक है। क्लासिकल प्रिंसिपल के मुताबिक उसका जवाब दिया था बोहर ने, कि भाई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है ना इधर एब्जॉर्ब ना इमिट एनर्जी, ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी इमिट करेगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट एनर्जी से वो रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो एक तो रदरफोर्ड की थ्योरी के पास इसका आंसर नहीं था, एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाई ये थ्योरी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम मान भी लें कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है क्लासिकल प्रिंसिपल मुताबिक, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, तो उसको स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस देना चाहिए फिर। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल
कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो उसको स्पेक्ट्रम भी कौन सा देना चाहिए, उसको स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस देना चाहिए। मगर एलिमेंट तो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, एलिमेंट तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं करता है, मगर वो डिसकंटिन्यूसली इमिट करता है इन द सीरीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये इसकी वीकनेस थी रदरफोर्ड की थ्योरी की। ठीक है, पढ़ना थोड़ा देख लेना कि रदरफोर्ड की थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती। ये क्वेश्चन पहले भी टेस्ट में आ चुका है कि रदरफोर्ड की थ्योरी फेल क्यों गई। फेल इसलिए गई कि वो एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आते हैं बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देखो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। ठीक है, मैक्स प्लांक ने दी थी 1900 के अंदर। उसने कहा था हीटेड बॉडीज इमिट एनर्जी डिसकंटिन्यूसली। जो हीटेड बॉडीज हैं वो एनर्जी इमिट करती हैं डिसकंटिन्यूसली इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो मैक्स प्लांक्स की थ्योरी से बेटा एनर्जी लेवल का कंसेप्ट मिलता है यहां से। इसने कहा था हीटेड जो बॉडीज हैं वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं करेंगी। अगर कंटिन्यूसली वो इमिट करती है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस मिलना चाहिए, मगर जो हीटेड बॉडीज हैं वो एनर्जी इमिट करती हैं डिसकंटिन्यूसली, वो डिसकंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करती हैं इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब है जो हीटेड बॉडीज हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं या इमिट करती हैं वो स्मॉल पैकेट्स की सूरत में होती है। बेटा जो हीटेड बॉडीज हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं या इमिट करती हैं वो स्मॉल पैकेट की सूरत में होती है, जिनको हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा क्या है बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। मतलब जो एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो कंटिन्यूस इमिट नहीं करेगा, मगर इन द सीरीज ऑफ स्टेट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। इसका मतलब है जो रेडिएशन इमिट होती हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होगी, मगर वो डिसकंटिन्यूसली इमिट होती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं बेटा, शेल होते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्बिट्स हैं E1 E2 E3 E4। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, E1 में है, और जंप लगाता है तो उतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस होगा। बेटा देखो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट में है और हाई ऑर्बिट में जाना, तो ऐसा नहीं कि जितनी उसको एनर्जी देते जाएंगे सारी वो ऑब्जर्व करते जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब उसमें है कि एटम जो है जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो अपनी ख्वाहिश से ऑब्जर्व नहीं करेगा, अपनी मर्जी से ऑब्जर्व नहीं करेगा, उतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस है। अब ये कि आप एलिमेंट को आप हीट देते जाएं और एलिमेंट सारी हीट ऑब्जर्व करते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उतनी ऑब्जर्व करेगा जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस है। बेटा देखो अगर E1 और E2 में जितना डिफरेंस होगा ना उतना वो पैकेट एनर्जी का ऑब्जर्व करेगा, जिसको हम कहते हैं क्वांटा। देखो इलेक्ट्रॉन E1 में है, जब वो जंप लगाता है E2 में जाता है तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना E1 और E2 में डिफरेंस होगा, ना उससे कम ना ज्यादा। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो स्मॉल पैकेट्स में होती है, जिनको हम कहते हैं क्वांटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है जो एटम है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगा, डिसकंटिन्यूसली की बात। ठीक है, और स्मॉल पैकेट्स में एब्जॉर्ब करेगा, जिनको हम क्या कहते हैं क्वांटा। अपनी मर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जितना दो ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस है। मतलब E1 E2 से E3 में जाएगा तो उतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जितनी E2 और E3 में डिफरेंस होगा। जब E3 से E4 में जाएगा तो उतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जितना E3 और E4 में डिफरेंस होगा। और जब इलेक्ट्रॉन हाई से लोअर में आएगा तो जो रेडिएशन इमिट करेगा, जो श्वाएं इमिट करेगा, ठीक है, उनकी भी एनर्जी उतनी होगी जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस है। देखो और डिसकंटिन्यूसली, तो ये कह रहा है कि एटम जो अपनी एनर्जी चेंज करता है वो डिसकंटिन्यूसली चेंज करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूसली। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेसिफिक अमाउंट में होगी। बेटा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक अमाउंट में होगी, जिनको हम क्या कहते हैं क्वांटा। क्वांटा का मतलब है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे पैकेट्स। मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा वो भी छोटे पैकेट्स की सूरत में होगी, जो इमिट करेगा वो भी छोटे पैकेट्स में सूरत में होगी,
और जो रेडिएशंस इमिट होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। बेटा जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस, जो रेडिएशंस इमिट होते हैं उनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की। अब इस इनको है प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो कहां से लगाएंगे? E इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू क्या है? 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड, या 6.625 इंटू 10 पावर -27 अर्क सेकंड। ठीक है, इसे कहते हैं हीटेड जो बॉडीज हैं जो एनर्जी इमिट करती हैं वो डिसकंटिन्यूसली होती है, इन द सीरीज ऑफ स्टेट्स में एनर्जी इमिट करते हैं वो सीरीज ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, अपनी मर्जी से एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मगर उतनी एनर्जी ऑब्जर्व या इमिट करेंगे जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, और जो एनर्जी ऑब्जर्व होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज का मतलब है स्मॉल पैकेट्स में होगी, या मल्टीपल ऑफ दोज पैकेट्स, मल्टीपल ऑफ द, या तो एक एच में होगी, या 2 एच में होगी, या 3 एच में होगी, या 4 एच में होगी। ठीक है बेटा, छोटे पैकेट की सूरत में होगी, मतलब जो एलिमेंट एनर्जी इमिट करेगा वो स्मॉल पैकेट की सूरत में ऑब्जर्व करता है और इमिट करता है, जिनको हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, तो यह है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और बोहर की जो मॉडल है वो बेस्ड ही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे है। बेटा जो बोहर का मॉडल है वो बेस्ड ही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर है। ठीक है, तो कल हम थोड़ा तस्करा बोहर का मॉडल का करेंगे हम, उसके बाद आगे जो है एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है उसके बाद वो है आर्बिटर्स। आर्बिटर्स के बाद क्वांटम नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद शेप ऑफ द आर्बिटल। बस यही टॉपिक है, और कैथोड रेज, और सॉरी एनोड रेज बस। मगर ब्रीफली आपको सारे टॉपिक में बता देता हूँ।